हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है उसको मैं रीड करवा रही हूँ। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़े थे जैन साहित्य, और इसके बारे में हम लोग डेली डेली एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये है लौकिक साहित्य के बारे में। आज हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौकिक साहित्य देखिए, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। देखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है और ये किसने लिखा था। तो देखिए आगे दिया गया है कि ये कौटिल्य जो चाणक्य थे उनकी ये पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और ये राजनीतिक ग्रंथ है, ठीक है। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण से में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो मौर्य काल में ही इसका जो है ये हुआ था। इतिहास का राजनीतिक ये अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये ग्रंथ है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कल्हड़ का जो है वो पुस्तक कौन है, तो वो राजतरंगिणी है, ठीक है। और इसमें कितने हैं सर्ग होते हैं, तो 8 सर्ग होते हैं जिन्हें तरंग कहा जाता है, ठीक है। सर्गों को जो कल्हड़ के जो इनकी बुक है राजतरंगिणी, इसमें जो है तरंग सर्ग को तरंग कहा गया है, ठीक है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन किया है। और साहित्य जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें जो है वो कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में किसका उल्लेख है, तो यवन आक्रमण का होने का उल्लेख है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है, ठीक है। देखिए आप लोग ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में भी करके अपना जो है क्वेश्चन को लिख सकते हैं बुक में। जैसे कि जो है अष्टाध्यायी के पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि है। और फिर ये राजतरंगिणी कल्हड़ है। जो अर्थशास्त्र का है कौटिल्य है। ये सब चीज़ें आप लोग छोटे छोटे भी करके पॉइंट वाइज अपने एक छोटा सा स्मॉल जो है वो नोट्स बना सकते हैं, जिसको आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये। तो और जो लोग को भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करिएगा प्लीज़। जिससे क्या होगा कि जिसको जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास था। मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक है, ठीक है। जो फारसी अनुवाद है ये चचनामा पुस्तक में है, और अरब के सिंध इतिहास में लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्या है कि विदेशी यात्रियों के विवरण। देखिए ये क्वेश्चन में भी आते हैं कि जो विदेशी उस टाइम हम लोगों के यहाँ पे आए थे उनका विवरण और किस शासनकाल में आया था, ये सब चीज़ें। देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यूनानी लेखक के बारे में। यूनानी जो है भारतीय स्रोतों से हमें सिकंदर के आक्रमण, जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था,
325 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ा। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो और जो है जस्टिन ने किया। ठीक है, और एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे क्या किया, एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया। ऐसा हुआ है। फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कि स्ट्रोबो और डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान जो हैं क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्लासिकल लेखक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो स्ट्रोबो और डियोडोरस और प्लिनी और एरियन। ठीक है, टेसियस एक जो है ईरानी राजवैद्य थे। जो टेसियस कौन थे, तो यह एक ईरानी राजवैद्य थे। और हीरोडोटस, इन्हें जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में और जो भारत फारस संबंध वर्णन है। ठीक है, ये इनकी जो पुस्तक है हीरोडोटस की, ये हिस्टोरिका है और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, निरियाकस और अनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व उनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। और टालमी कौन थे, ये 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो क्या क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि भारत के भूगोल का नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो टालमी ने लिखा था। टालमी की जो जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रीसियन सी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, टालमी ने ही लिखा था, जो भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन करता है। ठीक है, डायोनिशियस, ये क्या है, मिस्र नरेश टालेमी और फिलाडिसफस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, डाइमेकस सीरिया राजा एंटीओकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आए थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि डाइमेकस कब आए थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकड निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, मेगास्थनीज जो कब आए थे, सेल्यूकड निकेटर के जो राजदूत थे। और इनकी जो पुस्तक है इंडिका है, जिससे में क्या मिलता है, मौर्यकाल साम्राज्य जो है समाज व संस्कृति के बारे में बताया जाता है इंडिका में। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो मौर्यकाल के समाज और संस्कृति के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है, तो इंडिका में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लिनी, इनकी जो पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका है। ठीक है, इतिहास की प्रथम सदी इसके कहा जाता है। यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। ठीक है, और फर्स्ट में इसमें क्या है कि चीनी लेखक जो यात्रियों के विवरण है। ठीक है, ये जो जितने भी अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया था, मैं ये यूनानी लेखक जो यूनानी रोम के लेखक थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो चीनी यात्रियों के विवरण मिलेंगे। ठीक है, तो चीनी यात्रियों में कौन कौन से आते हैं, भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री जो है बौद्ध मतानुयायी थे। ठीक है, बौद्ध से संबंधित हैं। फर्स्ट में कौन है, फायान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये 375 से लेकर के 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। जो फायान है वो फायान, क्वेश्चन बस ऐसे पूछता है कि जो फायान है वो किसके जो शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, भारत आया और 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न जो स्थानों का भ्रमण किया। ठीक है, उसने गुप्तकालीन शासन जो है भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वेनसोंग। वेनसोंग कौन है, 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में आए थे। ठीक है, वेनसोंग कब आए थे, तो हर्ष के शासनकाल में आए थे। और वह भारत में जो है 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए हैं। देखिए पहले ऐसा था, हम लोगों के यहाँ पे शिक्षा इतनी अच्छी थी कि मतलब सोच लीजिए आपकी चीन से भी लोग यहाँ पे आके शिक्षा करते थे, लेते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने 6 वर्ष तक अध्ययन किया था। इनका जो है उनका यात्रा विवरण सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वेनसॉन की एक पुस्तक है शियू की, इसमें प्रसिद्ध है। और 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ही और ली, इन लोगों का नाम भी बहुत अजीब सा होता है। इसके द्वारा लिखी जो है वेनसोंग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण जो है ज्ञान होता है। और नेक्स्ट में क्या है कि मा त्वान लीन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। और नेक्स्ट पॉइंट पे है कि इत्सिंग। देखिए इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, इत्सिंग ने अपने में। और शुंग युंग का कौन है, ये 500 यह जो है 518 ईसा पूर्व जो ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, अब ये हो गए हैं जो आप लोगों के चीनी यात्री। देखिए क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, आप लोगों को सारे दे देगा, आप लोगों को बताना रहेगा कि जो चीनी यात्री कौन है इसमें से, या फिर कौन इसमें यूनानी यात्री हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि देखिए चीनी जो लेखक पूछे तो फाहियान है, वेनसोंग है, हीली है और इत्सिंग है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनानी पूछे तो प्लिनी और मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस और ये टालमी जो हैं, ये लोग हेरोडोटस, टेसियस, ये लोग जो हैं ये यूनानी और रोमन लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट किसको पढ़ेंगे, अरबी लेखक के बारे में। अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अरबी लेखक कौन है, तो देखिए अरबी जो लेखक हैं वो अलबरूनी है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ में आया था, महमूद गजनवी के साथ में आया था। अलबरूनी अपनी पुस्तक जो है तहकीके हिंद, देखिए अलबरूनी की पुस्तक है तहकीके हिंद, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज, मतलब इसको हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है, में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है। ठीक है, अलबरूनी ने लिखा था। और नेक्स्ट में क्या है, सुलेमान 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। ठीक है, सुलेमान ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट में है अल मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। ठीक है, अल मसूदी किसकी जानकारी देता है, तो राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में इब्न बतूता, यह अपने यात्रा वृत्तांत अरबी जो है भाषा में लिखा, जिसे क्या कहा गया है, रेहला कहा गया है। ठीक है, रेहला कहा गया है। हाँ देखिए रेला कहा गया। और 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन जो है तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए अरबी लेखक के बारे में। इब्न बतूता है, सुलेमान है, अल मसूदी है और कौन है, अलबरूनी है। ठीक है, अलबरूनी की लेखक देखिए तहकीके हिंद, ये क्वेश्चन में आता है। और नेक्स्ट में देखिए ये सुलेमान है, और ये भी क्वेश्चन में आया हुआ, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये पुस्तक है। इब्न बतूता भी जो है रेला में कहा गया है, और ये अलबरूनी। ठीक है, अब हम लोग अन्य लेखक के बारे में देखते हैं। अन्य लेखक के बारे में क्या है कि तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ जो है
और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, मार्को पोलो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, जो भारत है उसका थोड़ा सा परिचय। ठीक है, क्या है देखिए, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छे से आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। देखिए, इतिहास कहते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, आप लोग प्राचीन जो है इतिहास में प्राचीन भारत में पढ़े होंगे। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 3 भागों में जो है प्राचीन जो है भारत को बांटा गया है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल कौन है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के लिए लिखित साधन या फिर साध्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए, इसमें लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिले हैं। ठीक है, जो है प्रागैतिहासिक काल में। और नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस जो है ये इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखक के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ भी लिखित साधन नहीं मिले थे। ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसे समझिए। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे तो लेखन कला में थे, लेकिन या तो वो अपुष्ट थे या फिर हम उनको समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, वो बहुत कठिन है, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। अब देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है, ऐतिहासिक काल में है कि जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव जो है सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है जो कि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल होते हैं उसमें लिखित साध्य मिले हैं और जो हम पढ़ सकते हैं, जिसमें जो मानव है वो सभ्य बन चुके थे। ठीक है, ये तीनों पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी बनता है कि जो है प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखित मिला है या तो नहीं मिला है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सिंपल देखिए कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला तो है, लेकिन या तो हम उसे समझने में कठिन है, हम लोग समझ नहीं पाए हैं, या फिर वो मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में जो है वो जो मानव थे वो सभ्य बन चुके हैं और इसमें लिखित जो है वो मिला हुआ है, सामग्री उपलब्ध है। और ये जो है काल जो है 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है पूरी ये लौकिक साहित्य में है, आपकी पूरी कंप्लीट हुई इस वीडियो में कि आप लोगों को अलबरूनी और ये अरबी लेखक जो हैं और चीनी लेखक जो हैं और यूरोपी जो लेखक हैं, ठीक है, यूनानी जो हैं, रोमन के ये लेखक, ये तीनों लेखक के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। कोई टॉपिक थोड़े से बड़े भी हैं, लेकिन हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे ऐसे करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने तो आप लोग जैसे बोर महसूस करो। क्या होता है कि हम लोग अगर मैं तो मतलब आप लोगों के लिए 1-2 घंटे का भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लोग क्या है कि उसको पढ़ने में सक्षम नहीं रहेंगे, उसको आप लोग
को बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग उसको समझे भी। वीडियो देखना ही बड़ी बात नहीं होता है, समझना भी है उसको। तो आप लोग अगर एक एक टॉपिक करके जैसे घर पे पढ़ते हैं हम लोग, तो पूरा बुक तो एक ही बार में नहीं ख़त्म कर देते हैं ना, एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखा हो पिछले वीडियो को, तो प्लीज़ जाके देखिए, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। और ये रहेगा अब सेकेंड वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल। और प्लीज़ आप लोग पढ़ के भी आएंगे तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जो लोग भी नहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।